नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन चौधरी सक्सेस प्लस करंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द राइज एंड द फॉल ऑफ द अहोम किंगडम। अहोम किंगडम जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर वैली के आसाम रीजन के आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ एक छोटा सा किंगडम था, जिसकी शुरुआत बर्मा से आए हुए एक राजा ने 1228 में की थी। और यहाँ पे इस आसाम रीजन में अहोम डायनेस्टी की शुरुआत हो चुकी थी उस दौर में। लेकिन उसके बाद आने वाले 600 वर्षों तक इस डायनेस्टी ने इस क्षेत्र में रूल किया है और पूरी स्वायत्तता और पूरी इंडिपेंडेंसी के साथ यहाँ पे इन्होंने अपना रूल स्टेब्लिश करके रखा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उस दौर में पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर साम्राज्य मुगल साम्राज्य था। और इस मुगल साम्राज्य की जो बाउंड्रीज थी वो इस अहोम किंगडम के साथ शेयर भी होती थी। तो इतना ताकतवर साम्राज्य जिसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, और इस ताकतवर साम्राज्य की जो पॉलिसी है वो भी काफी अग्रेसिव एक्सपांशनिस्ट है कि उसको राज्य विस्तार करना है। तो ऑब्वियसली इस छोटे राज्य के लिए ये बहुत बड़ा हेडेक होता है कि ये अपनी स्वायत्तता, अपनी इंडिपेंडेंसी को कैसे बचा के रखे और अपने आप को इस ताकतवर माइटी साम्राज्य से कैसे डिफेंड करे। लेकिन इसको करने में इस अहोम किंगडम ने महारत हासिल करी और मुगलों ने तकरीबन 17 बार अहोम किंगडम के ऊपर अटैक किया, लेकिन इसके बावजूद भी इस अहोम किंगडम ने अपनी स्वायत्तता को बचा के रखा। और इसके काफी बड़े बड़े वॉरियर्स की बात यहाँ पे होगी, उसको भी हम देखेंगे और कुछ की बैटल्स की भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह से अहोम किंगडम के रूलर्स ने और यहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया। इनकी लेगेसी क्या है उसकी भी हम बात करेंगे। तो ये है मुगल अंपायर अपने पीक पे 1707 में जब औरंगजेब की डेथ होती है, तो इतना बड़ा साम्राज्य वो छोड़ के जाता है। लेकिन बाद के जो मुगल होते हैं, लेटर मुगल्स, वो इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं और उसके बाद इसका डिक्लाइन हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि 1526 में जब मुगल भारत में आया था, बाबर जब आया था और जब लड़ाई हुई थी पानीपत की, तब बहुत छोटा सा साम्राज्य था। लेकिन उसके बाद आने वाले सभी डिसेंडेंट्स ने बाबर के, चाहे हुमायूं हो, अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो या औरंगजेब हो, सभी ने इस साम्राज्य को एक्सपेंड किया और इतना बड़ा कर दिया कि लगभग पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे इसका रूल था। अगर भारत का दक्षिण वाला हिस्सा छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरा भारत, पूरा बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो ईस्टर्न हिस्सा है वो लगभग पूरा इनके रूल के अधीन आया करता था। तो इतना बड़ा साम्राज्य था जिससे ये अहोम किंगडम, जो कि इतना छोटा सा किंगडम था, इसके वॉरियर्स भिड़ गए और इन्होंने कभी भी अपनी आजादी को मुगलों के अधीन नहीं होने दिया। तो इस तरह से ये अहोम किंगडम जो है, इसकी मैंने आपको रूपरेखा बताई, मैंने आपको ओवरव्यू दिया। इस तरह से ये स्टैब्लिश रहा है, तकरीबन 600 सालों तक रहा। 1228 में स्टैब्लिश हुआ था और पूरी तरह से 1826 में खत्म हो गया, डिक्लाइन हो गया और इनके हाथ से पूरी सत्ता जो है वो चली गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों गई थी लास्ट में तो। लेकिन इससे पहले बर्मा ने इनकी स्वायत्तता छीनी थी, इससे बर्मीज के सामने ये लड़ाई में हार गए थे। तो जहां से ओरिजिनेट हुए थे वहीं के साम्राज्य ने इसको हरा दिया और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो गया। उसकी हम लास्ट में बात करेंगे। ये क्यों जाना जाता है, अपनी सॉवरेनिटी को फाइट करके ताकतवर बड़े बड़े साम्राज्यों से लड़ाई लड़के इसने बचा के रखा और कभी भी अपनी इंडिपेंडेंस को अपने हाथ से जाने नहीं दिया, उसको प्रिजर्व करके रखा। लेकिन इसके अतिरिक्त अहोम डायनेस्टी जो है वो अपने कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए भी जानी जाती है। इन्होंने आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में खूब काम किया। कई बड़े मैग्निफिसेंट जो बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनका निर्माण करवाया। और उसके अतिरिक्त भी इन्होंने जो इनकी जो विरासत है उसके तौर पे इन्होंने लिपि दी, आसामी लिपि को भी इन्होंने काफी उस पे काम किया और आसाम की भाषा को डेवलप किया, जिससे वहाँ का लिटरेचर जो है वो ग्रो किया। वहाँ के रिलीजियस टेक्स्ट जो हैं वो लिखे गए, उसकी वजह से हिस्टोरिक टेक्स्ट लिखे गए। तो लैंग्वेज के ऊपर भी काम किया, उसमें भी इनका डेवलपमेंट था, वो भी इनका नोटेबल अचीवमेंट है। लेकिन उसके बाद 1826 में ये अहोम डायनेस्टी जो है उसका अंत होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आसाम को पूरी तरह से अनेक्स कर लेती है। अनेक्स तो किससे करती है? बर्मा से करती है। बर्मा के साथ लड़ाई होती है, आप जानते हैं एंग्लो बर्मीज वॉर, उसके ऊपर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में वीडियोस भी बना रखे हैं। तो 2 लड़ाइयां हुई थी, उसमें फाइनली बर्मा हार गया। तो बर्मा ने आसाम वाला क्षेत्र जो कि 1817 के आसपास उन्होंने अहोम पे ही कब्जा करके किया था, वो वाला क्षेत्र जो है आसाम वाला, वो मिल गया ब्रिटिशर्स को। और ब्रिटिशर्स के बहुत सारे उसके ऊपर अधिकार करने के पीछे मंशा भी थी, क्योंकि उनको चाय की खेती करनी थी और आसाम के अंदर चाय की खेती खूब होती है। तो आसाम जो है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया 1826 में। इस तरह से चीजें हुई। लेकिन आज भी ये जो डायनेस्टी है, ये जो किंगडम रहा है, इसकी लेगेसी को लोग जो है वो काफी मानते हैं।
स्पेशली आसाम के कल्चर के लोग जो हैं वो काफी अहोम डायनेस्टी को मानते हैं और आज भी तकरीबन 10 से 15% के बीच की आबादी जो है वो अपने आप को अहोम कहती है इस आसाम रीजन में, जो कि इन राजाओं के डिसेंडेंट हैं। तो जब अपने पीक पे था अहोम किंगडम तो इस क्षेत्र में आया करता था। भूटान के पास में देखिए आप गुवाहाटी वाला क्षेत्र और ये वाला जो क्षेत्र है पूरा ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास का क्षेत्र, ये पूरा इनके कंट्रोल में हुआ करता था। ये लोग इसको एक तरह से गवर्न करते थे, लीड रूल करते थे। और बंगाल तक तो आप जानते हैं कि मुगल पहुंचे हुए थे। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे किंगडम थे इसके आसपास के, जिनका मैप मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जो कि इनके आसपास और बसे हुए थे, कुछ बफर की तरह भी काम कर रहे थे मुगलों और अहोम्स के बीच में। शुरुआत कहां से होती है, राइज कब होता है इस अहोम किंगडम का? तो एक प्रिंस था मोंग माओ का। मोंग माओ आज के समय म्यांमार में पड़ता है, पहले इसको बर्मा बोलते थे। तो ये जो है वेस्टर्न बर्मा से आया था और पटकाई माउंटेन्स की रेंज को पार करके ये भारत में पहुंचा था। ये पटकाई माउंटेन्स की रेंज आपको दिख जाएगी, ये वाली पटकाई माउंटेन्स की रेंज है। इधर आपको पता है कि म्यांमार पड़ता है, इसको पार करके ये इधर भारत के इस क्षेत्र में आ गया था। अपना जो आज के समय आसाम वाला क्षेत्र पड़ता है, मॉडर्न डे आसाम जो राज्य है, वहां पे पहुंचा। और ये 2 दिसंबर 1228 को यहाँ पे पहुंच के यहाँ पे सेटल डाउन होता है। अपने साथ इसके साथ कुछ लोग भी आते हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं होते हैं, सैकड़ों की संख्या में वो लोग होते हैं। और वो यहाँ पे आके अपने साथ जो जो चीजें लेके आते हैं, जो कुछ सीखा था उन्होंने वो ज्ञान तो लेके आते ही हैं, लेकिन कुछ अपना सेटलमेंट का सामान लेके आते हैं और वहाँ यहाँ पे आके एक छोटा किंगडम एस्टेब्लिश कर लेते हैं। अभी यहाँ के लोग इनको जानते नहीं थे, ये यहाँ के लोगों को नहीं जानते थे, लेकिन कुछ चीजें इन्होंने धीरे धीरे करके ऐसे की कि यहाँ के लोगों के साथ वो घुल मिल गए और यहाँ के लोगों से उन्होंने उनको कन्विंस कर लिया कि ये उनका राजा बन सकता है, इसमें ये क्षमता है। तो शुकाफा नाम का वो व्यक्ति था, वो किंग था जो कि वहां से आया था और इसको ये राजा को काफी सम्मान देते थे। शुकापा को ये अलग अलग नाम से बुलाते थे, जैसे कि इसका नाम दिया था इन्होंने चांगलुंग शुकाफा पूरा नाम है। चांगलुंग का मतलब होता है द मैन हु केम फ्रॉम, मतलब बेसिकली चांगलुंग का एग्जैक्ट मीनिंग तो ये होता है कि चांग जो है वो उसका मतलब होता है लॉर्ड और जो लुंग है उसका मतलब होता है ग्रेट। तो ग्रेट लॉर्ड और हेवनली लॉर्ड इसको माना जा सकता है, इस तरह से इसको कहा गया। और इसके अलावा स्वर्ग देव भी इसको नाम दिया गया। तो स्वर्ग देव का मतलब होता है कि लॉर्ड ऑफ हेवन, जो स्वर्ग का देवता है। और स्वर्ग में तो देवता रहते हैं। और हिंदुइज्म में ये कल्चर काफी था। आसाम के अंदर जो ज्यादातर पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। इन लोगों ने इस राजा को इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि ये राजा जो है वो इंद्र की लिनेज से आता है। जो लॉर्ड इंद्र हैं, जो स्वर्ग लोक में देवताओं के राजा हैं, उनके लिनेज से आते हैं, उनके वंश से आते हैं, इस तरह से। क्योंकि ये अहोम लोग जो थे ये हिंदुइज्म को नहीं मानते थे, उससे पहले हिंदुइज्म से नहीं थे, बर्मा से आए थे। लेकिन बर्मा से यहाँ पे आते आते, यहाँ पे आने के बाद यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी, जो लोकल्स थे जिनके ऊपर इनको रूल करना था, उनकी विचारधारा, उनके कल्चर, उनके रिलीजन को इन्होंने अडेप्ट कर लिया था। और उसके साथ साथ ये अपने साथ कुछ टेक्नोलॉजी भी लेके आए थे, जिससे इनकी खेती वगैरह, यहाँ के लोकल लोगों की खेती जो है वो इम्प्रूव हो सके। कुछ चीजें इनको ये सिखा रहे थे, यहाँ के लोगों को ये एकजुट कर रहे थे। तो काफी अच्छा काम ये राजा कर रहे थे, जिसकी वजह से राजा को जनता ने एक्सेप्ट कर लिया और जनता को राजा ने एक्सेप्ट कर लिया। जनता के जो तौर तरीके थे, उनका रिलीजन जो था, उसको राजा ने अपना लिया। और राजा ने जब अपना लिया तो राजा की इस महानता को देखते हुए लोगों ने उसको सम्मान देना शुरू कर दिया। और इवन यहां तक कह दिया कि ये तो स्वर्ग देव है, स्वर्ग का देवता है, ये तो इंद्र का वंशज है जो कि हमारे ऊपर रूल कर रहा है, इतना महान हमारा राजा है। तो राजा को काफी महत्व दिया गया यहाँ पे। तो इस तरह से चीजें हुई कि ये अहोम किंगडम के जो राजा थे, इन डायनेस्टी के जो लोग थे, वो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के साथ असिमिलेट हो गए, वो घुल मिल गए। ये सब चीजें यहाँ पे असिमिलेशन होने लग गया। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अहोम लोग जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि हजारों की संख्या में आए थे, लाखों की संख्या में आए थे कि वो यहाँ पे डोमिनेट कर सकते थे। वो यहाँ पे आके यहाँ के लोगों के अगर ऊपर रूल करना चाहते हैं तो यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा, उनके रिलीजन, उनके कल्चर को सम्मान देना पड़ेगा, तभी जाके वो लोग जो हैं उस राजा की हुकूमत को स्वीकारेंगे, उस राजा को अपना राजा मानेंगे। और ये चीज इन्होंने करी भी। अहोम लोगों ने अपने आप को यहाँ के लोकल रिलीजन से और लोकल कस्टम्स के साथ इन्फ्लुएंस होने से रोका नहीं, और वो इन्फ्लुएंस हुए, यहीं के देवताओं को पूजने लग गए, यही सब चीजें करने लग गए जो कि लोकल लोग करते थे, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं वो भी अपने राजा का सम्मान करने लग गए और उसे ये मानने लग गए कि ये तो हमारा कोई इंद्र लोक से आए हुए
इंद्र लोक जो है, जो इंद्र हैं, भगवान इंद्र जो हैं, उनके वंश से आए हुए लोग जो हैं हमें रूल कर रहे हैं। तो इस तरह से चीजें हुई और ये असेमिलेशन होने लग गया। और उसके बाद ये जब किंगडम अपने एक्सपांशन पे, अपने पीक पे पहुंचा, तो इस पूरे ब्रह्मपुत्र वैली में, आसाम वाले क्षेत्र में खूब इसने फ्लोरिश किया और इनको आराम से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी तक तो मुगलों का अस्तित्व अभी नहीं आया था, लेकिन इस समय ये किंगडम जो है वो स्टैब्लिश हो चुका था। उधर 16वीं शताब्दी में मुगलों की एंट्री होती है भारत में, और इधर ये किंगडम जो है अपने पीक पे पहुंचा हुआ होता है। अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अगर देखा जाए तो इनका जो राजा हुआ करता था उसको तो कहा जाता था स्वर्गदेव। स्वर्गदेव स्वर्ग का देवता, जो कि राजा की एक उपाधि थी यहाँ पे। और ये लोग मानते थे कि जितने भी राजा हैं इस डायनेस्टी के, वो सुकफा के जो पहले राजा थे सुकफा, उसकी ही लिनेज से आते हैं, और सुकफा खुद जो है वो इंद्र की लिनेज से आते हैं। तो इनको हमारे ऊपर रूल करने का अधिकार है, इनको अल्टीमेट पावर इन्हीं को मिलनी चाहिए। तो वो अल्टीमेट पावर इनके पास हुआ करती थी। इनको साथ में देने के लिए, स्वर्ग देव जो था, जो राजा जो था, उसको साथ देने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में एडवाइस देने के लिए कुछ लोग होते थे, कुछ ऑफिशियल्स होते थे। उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो कुछ रॉयल ऑफिसर्स होते थे। दो तरीके के रॉयल ऑफिसर्स जो हैं, वो प्रताप सिंह जो राजा हुए, इनके ही वंश के, सुकफा के वंश के आगे के राजा, उन्होंने ऐड किया था। तो दो ऑफिसर्स, इनका नाम था बोरबारू और एक था बोरफुकान। बोरफुकान याद रखिएगा पद है, बोरफुकान आगे एक व्यक्ति का मैं आगे नाम के आगे लूंगा, जो कि एक बहुत महान वॉरियर होंगे जो इस एरिया के हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से शिवाजी ने नाक में दम कर दिया था ना औरंगजेब के, उसी तरह से नाक में दम अहोम किंगडम के इस बोरफुकान ने भी कर दिया था। लचित बोरफुकान उनका नाम था। तो उनकी मैं बायोग्राफी भी सेपरेटली कवर करूंगा, आज भी मैं कुछ बातें उनकी यहाँ पे करने वाला हूँ। तो बोराबारू जो होता था पद, उसका मतलब होता था वो मिलिट्री और जुडिशियल का हेड हुआ करता था। याद रखिएगा, मिलिट्री का भी और जुडिशियल का हेड था वो। लेकिन बोरफुकान का जो पद था वो मिलिट्री कमांडर था, जो कि युद्ध के अंदर जाके आपको लीड करेगा। वो सबसे बड़ा सुप्रीम ऑफिसर होगा जो कि फ्रंट पे वॉर लड़ेगा। मिलिट्री कमांडर है बेसिकली। वो एक वॉइस रॉय की तरह भी काम करता था स्वर्गदेव के लिए, और टेरिटरीज में कहाँ पे क्या क्या चल रहा है, कहाँ पे हमें एक्सपांशन करना है, कहाँ पे हमें बचा के रखना है। तो इसमें सबसे जो फेमस बोरफुकान हुए वो हुए लचित बोरफुकान। और लचित बोरफुकान का इतिहास जो है वो काफी पॉपुलर है। उन्होंने किस तरह से मुगलों के सामने लड़ाइयां लड़ी उसकी हम बात करेंगे। एक फेमस बैटल हुआ था उसकी भी हम आगे बात करेंगे। पत्र मंत्री, आगे पत्र मंत्री होते थे जिनका काम मेनली राजा को सलाह देना था कि किसी भी बड़े इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर राजा की कुछ डिसीजन लेना है, तो ये मंत्री जो थे ये उनको सलाह देते थे। उसके अलावा पाइक ऑफिसर्स भी होते थे। वैसे पाइक ऑफिसर जो हैं, ऑफिशियल्स जो होते थे, पाइक जो है वो कॉमन लोग ही होते थे। एक जो शारीरिक तौर पे मजबूत आदमी है, जो कुछ भी अपने राज्य के लिए सर्व कर सकता है, उसको पाइक बनाया जाता था। 4 पाइक मिला के एक गोट बनते थे। उसके अलावा कई सैकड़ों की संख्या में अगर पाइक जुड़ गए तो 100 पाइक मिलेंगे, तो उसके ऊपर एक जो ऑफिसर होगा उसकी रैंक होगी कुछ। 1000 पाइक मिलके उसका नाम होगा हजारिका। तो इस तरह से पाइक्स मिलके एक बड़ी वो बन जाती थी, बेल्ट बन जाता था, जिसमें आम जनता जो है वो अपने राजा को और अपने किंगडम को सर्व करने के लिए करती थी। तो उनका आर्मी में भी रिक्रूटमेंट होता था। जब बैटल होते थे, लड़ाइयां होती थी, तो उनको लेके जाया जाता था, वहां पे वो सर्व करते थे अपने को। तो ये पाइक्स थे, और उनके ऑफिसर्स की अलग अलग हिसाब से जितनी संख्या में पाइक्स उनके अंडर काम करते थे, उसी हिसाब से उनकी रैंक्स भी हुआ करती थी। इन पाइक्स का इकोनॉमी में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान था। पाइक सिस्टम था इनके। जैसे उधर आप देखेंगे मुगलों में तो उनके मनसबदारी सिस्टम था, मुगलों के समय चल रहा था, अकबर के दौरान वो स्टार्ट हुआ था। वैसे यहाँ पे पाइक सिस्टम था। और ये पाइक सिस्टम में जो है ये इनको लैंड भी, जमीन भी मिलती थी, मनसबदारी मिलती थी ना उनको, जैसे जमीन मिलती थी, इसी तरह से पाइक्स को जमीन मिलती थी जब वो अपने देश के लिए सर्व करते थे, मिलिट्री में काम करते थे, अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाइयां लड़ते थे। तो इन पाइक्स को मिलिट्री में भी काम में लिया जाता था, और इस तरह से इनकी इकोनॉमी में इनको लैंड दे दी जाती थी, इनको मतलब एक तरह से पेक बैक करने के लिए। लेकिन बाद में क्या होता है कि 16वीं शताब्दी में तकरीबन इन्होंने कॉइन्स भी शुरू कर दिए थे, सिक्के शुरू कर दिए थे अपने खुद के। तो वो सिक्के देके मतलब एक तरह से इकोनॉमी जो है वो सैलरी बेस्ड हो गई। इनके जो पाइक्स थे उनको पैसा जो है वो कॉइन से मिलने लग गया। तो अब जो है वो वैसा नहीं कि आपने सर्व किया देश को तो लैंड मिल रही है, जमीन मिल रही है, वैसा नहीं था। सिक्के मिलने लग गए और उनको बाकायदा सैलरी वगैरह मिलने लगी। इस तरह से चीजें चलने लग गई थी। तो सिस्टम ठीक ठाक चल रहा था, अहोम किंगडम जो है वो सही चल रहा था। लेकिन उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए। कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ? माइटी मुगल एम्पायर के साथ। मुगल एम्पायर जो कि उस समय
काफी ताकतवर एम्पायर था। स्पेशली आप देखिए कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ तक फैला हुआ था इनका। दक्षिण भारत में अभियान शुरू कर दिए थे मुगलों के समय, जब अकबर था उसने। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने इतना ज्यादा क्षेत्र नहीं जीता, लेकिन उसके बाद औरंगजेब ने और इसको एग्रेसिवली एक्सपेंड किया और ये किंगडम जो है वो बहुत बड़ा बन गया। तो मुगलों का जो किंगडम था, जिसको हम किंगडम भी नहीं एक एम्पायर कहते हैं, एक साम्राज्य कहते हैं, क्योंकि वो छोटा राज्य नहीं बहुत बड़ा साम्राज्य था। लेकिन सामने इसके छोटा सा, इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा अहोम किंगडम था, जो इनके साथ बॉर्डर शेयर करने के लगभग नजदीक था, लेकिन अभी बॉर्डर शेयर करता नहीं था। क्योंकि देखिए ये एक और मैप देखिए आप, यहाँ पे कुछ और छोटे छोटे किंगडम थे, जैसे जैनता किंगडम है, यहाँ पे कोच विहार है। कोच किंगडम जो था, इसको कोच विहार कहते हैं बाद में, तो इसकी बात आएगी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मणिपुर किंगडम है, कचरी किंगडम है। उसके अलावा इधर आपको बर्मा का किंगडम दिखेगा, बर्मा का एम्पायर दिखेगा सॉरी। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बंगाल तक जो है मुगल एम्पायर फैला हुआ है। तो बंगाल के साथ यहाँ पे मुगल एम्पायर का कोच विहार के साथ बॉर्डर शेयर होता है, और कोच विहार का यहाँ पे अहोम किंगडम के साथ बॉर्डर शेयर होता है। तो अब बफर के तौर पे यहाँ पे कोच विहार काम करेगा, लेकिन बाद में ये कोच विहार जो है ये भी डिक्लाइन करने लगेगा, और कोच विहार अहोम्स का हिस्टोरिकल दुश्मन रहा था। अब इस कोच विहार में वॉर ऑफ सक्सेशन हो गया, मतलब यहाँ का राजा जब मर गया तो दो भाइयों के बीच में आपस में लड़ाई हो गई। वो लड़ाई इस तरह से हो गई कि ये किंगडम दो भागों में बट गया। यहाँ पे इस लड़ाई के दौरान कोच विहार को मुगलों ने सपोर्ट किया और उसको अहोम के खिलाफ किया एक तरह से, और यहाँ का जो राजा था जिसको मुगलों ने सपोर्ट किया वो अहोम्स के खिलाफ था। तो चीजें जो है वो धीरे धीरे क्या है, इनडायरेक्टली अहोम्स और मुगलों के बीच में खराब होती जा रही थी। तो कौन कौन से रीजंस थे उसकी हम बात कर लेते हैं कि जिनकी वजह से मुगलों और अहोम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की बात शुरू होती है। एक तो सबसे बड़ा रीजन है मुगलों की अग्रेसिव एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी, कि मुगलों की राज्य विस्तार नीति जो थी वो बहुत अग्रेसिव थी। उनको अपना राज्य विस्तार करना था, जितना दूर तक वो पहुंच सकते थे वहां तक उनको जाना था। वो अपना वैसाल स्टेट भी नहीं बनाते थे, सबको कंट्रोल में लेते थे और अपने अंडर काम करते थे। अकबर जरूर वैसाल स्टेट बनाता था अपने दौर में, लेकिन उसके बाद औरंगजेब के समय आते आते बहुत सारी अग्रेसिव पॉलिसीज को उसने अपनाया और राज्य एक्सपांड किया, बहुत बड़ा एम्पायर बन गया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पूरी तरह से फैला हुआ था। तो अब उनको ये था कि हमें ब्रह्मपुत्र वैली के जो फर्टाइल लैंड्स हैं उनको भी अपने कंट्रोल में लेना है, जो कि अहोम्स के अंडर है। तो अहोम्स के खिलाफ उनको ये मुहिम चलानी थी। उनके मन में पहले से था कि अहोम किंगडम को हमें जीतना है, एनेक्स करना है। उसके अलावा ट्रेड और बाउंड्री इश्यूज भी थे अहोम्स और मुगलों के बीच में, क्योंकि जो आसाम और बंगाल के बीच में ट्रेड होता था उसमें कुछ इश्यूज थे। उसके अलावा कोच विहार जो कि अहोम का हिस्टोरिक एनिमी रहा है, उसके साथ मुगलों ने अलायंस बना लिया था। कोच विहार दो हिस्सों में टूट गया था। जो एक हिस्सा था उसका जो राजा जो कि अहोम के खिलाफ था उसको मुगलों ने एक तरह से पैट्रोनेज दे दी थी। तो ये सब चीजें चल रही थी। उसके अलावा ये बात कि मुगल जो है वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के ऊपर एक्सपैंड करना चाहते हैं, कोच बिहार को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात अहोम्स के भी मन में चल रही थी। तो वो भी अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे थे। उनके लिए भी ये अलार्मिंग क्लॉक था कि भाई मुगलों से हमें बचना है, तो हमें अपने आप को अगर प्रोटेक्ट करना है तो हमें पहले से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, सुदृढ़ होना पड़ेगा। तो चीजें इस तरह से चल रही थी कि कॉन्फ्लिक्ट होना अब ऑलमोस्ट तय हो चुका था, और कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि एक छोटा सा अहोम किंगडम, माइटी मुगल एम्पायर जो कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोई लड़ाई हारता ही नहीं है, उसका मुकाबला कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में किसी ने मुगलों का सामना नहीं किया, बहुतों ने किया है, बहुत हुआ है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली जो है मुगल उस क्षेत्र पे डोमिनेट करने में सफल हो पाए हैं। मैक्सिमम सिचुएशंस में ये हुआ है, लेकिन अहोम्स के ऊपर तो डोमिनेट कर ही नहीं पाए। उस क्षेत्र को वो रूल ही नहीं कर पाए, उसको कंट्रोल कर ही नहीं पाए। कुछ समय के लिए एक क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया, कुछ के लिए इसको अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन फिर अहोम्स आए, इस क्षेत्र से भगा दिया, इस क्षेत्र से भगा दिया, और मुगलों को अल्टीमेटली ये करना ही पड़ा कि वो नहीं उस क्षेत्र को कंट्रोल कर पाए। तो 1615 में पहली बार अटैक हुआ था, और उस समय आप जानते हैं कि 1615 में कौन था मुगल एम्परर? जहांगीर था। जहांगीर के समय से अहोम्स के ऊपर अटैक करने शुरू किए थे 1615 में। उसके बाद शाहजहां के समय पे भी हुआ, और शाहजहां के बाद आने वाले समय में औरंगजेब के समय कई बड़े बैटल्स अहोम्स और मुगलों के बीच में लड़े गए। और ऐसा तकरीबन ये माना जाता है कि 17 से 18 बार मुगलों और अहोम्स के बीच में लड़ाई हुई, लेकिन फिर भी
जो ताकतवर मुगल थे, इतने ताकतवर मुगल्स थे, उनको मुंह की खानी पड़ी और वो अहोम्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए। और ये छोटा सा किंगडम जो है वो अपनी स्वायत्तता को और अपनी इंडिपेंडेंसी को बरकरार रखने में सफल रहा। तो कौन कौन से फेमस बैटल्स हुए? 17-18 बैटल्स की बात हम करेंगे नहीं, कुछ 3-4 बैटल्स की हम इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। पहला जो बैटल हुआ था 1615 में, ये बैटल हुआ था जहांगीर के समय पे, और जहांगीर ने ये कूच विहार को सपोर्ट किया था। उस दौरान कूच विहार के साथ अलायंस करके यहाँ पे अहोम के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसमें ख्वाजा उस्मान जो है वो मुगलों को लीड कर रहा था। उसने जाके अहोम किंगडम की सिटी ग्रह गांव को कैप्चर कर लिया था और वहां पे मुगल आर्मी ने डेरा डाल दिया था। अब दूसरी तरफ से प्रताप सिंह जो थे वो मुगल आर्मी अहोम किंगडम को लीड कर रहे थे, और प्रताप सिंह की लीडरशिप में उन्होंने वापस आके मुगलों के ऊपर अटैक किया, घेर के किया, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया, और मुगलों को यहां से रिट्रीट करना पड़ा, भागना पड़ा, और ये गरगांव सिटी को फिर इन्होंने खाली करवा लिया। ये पहला मेजर कॉन्फ्लिक्ट था। इसके सिग्निफिकेंस यही है जिसमें अहोम किंगडम ने मुगलों को ये दिखा दिया था कि हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हम बड़ी से बड़ी आर्मी का भी मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि मुगलों की बहुत बड़ी आर्मी जो है इस बैटल में नहीं गई थी, लेकिन आने वाले बैटल्स में बड़ी आर्मियां भी आपको देखने को मिलेंगी। अब बैटल ऑफ अलाबोई हुआ 1669 में, और ये वो दौर था जब मुगलों के आखिरी ग्रेट मुगल्स में, जिनकी गिनती की जाती है कि जो ताकतवर मुगल थे, औरंगजेब लास्ट रूलर थे उनमें, वो मुगल बादशाह बन चुके थे। अब आप जानते हैं कि औरंगजेब जब बादशाह बना था तो औरंगजेब से बादशाह बनने से पहले एक वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था। मतलब राज्य के लिए युद्ध हुआ था आपस में शाहजहां के 4 बेटों में। वो चारों बेटों के बीच में अंत में लड़ाई में जो है औरंगजेब जीतता है, अपने भाइयों को धोखा देता है, अपने पिता को जेल में बंद कर देता है और वो लड़ाई जीत लेता है, और औरंगजेब जो है वो मुगल बादशाह बन जाता है। लेकिन उस दौर में जब वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, उस दौर में मुगलों ने जितनी जगह जो है अहोम किंगडम से छीनी थी, वो सारी जगह जो है अहोम किंगडम के लोगों ने, उसके राजा ने और उसके सेना ने जो है वापस जीत ली थी। तो ये बात औरंगजेब जानता था। औरंगजेब जो ही सत्ता में आया, पावर में आया, तो उसने मीर जुमला सेकंड को कहा कि अब जो है टाइम आ गया है कि अहोम किंगडम को हम कैप्चर करेंगे और अहोम को हम हराएंगे। तो 1669 में ये बैटल होता है, बैटल ऑफ अलाबोई वाली जगह पे जाके बैटल होता है। लेकिन उससे पहले जो है मीर जुमला शिव सागर जगह को जाके, जो सिटी ऑफ शिव सागर है अहोम किंगडम की, उसको कैप्चर कर लेता है। उस समय अहोम फोर्सेस को लीड कर रहा होता है पिलाई फुकान जो है वो लीड करता है, और उसने भी मुगल आर्मी को पीछे धकेल के यहां से रिट्रीट करने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ क्षेत्र जो है वो उसके हाथ में आ गया था। कुछ संधियां भी हुई थी मुगलों के साथ, इनके साथ, कि ठीक है हम चीजों को मैनेज करेंगे, लेकिन फिर उन संधियों को किसी ने नहीं माना, ना मुगलों ने ज्यादा ढंग से माना और ना ही अहोम्स ने माना। तो वापस बार बार यहाँ पे लड़ाइयां हो रही थी। ये एक और बड़ा बैटल हुआ। उसके बाद अगला बैटल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको हम सेपरेटली भी एक वीडियो में पढ़ेंगे, बैटल ऑफ सराय घाट। बैटल ऑफ सराय घाट और लचित बोरफुकान, इनकी सेपरेट वीडियो बनना जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अगर यहाँ पे पढ़ाने लग गया लंबा हो जाएगा। लचित बोरफुकान जो है, बोरफुकान तो पद है, लचित इनका नाम है। ये मिलिट्री कमांडर होते हैं इस दौर में अहोम किंगडम के। और उस दौर में एक बहुत बड़ा बैटल होता है, बैटल ऑफ सराय घाट, जो कि मुगल आर्मी की 70 से 80 हजार सेना को मुगलों ने भेजा था, औरंगजेब ने भेजा था, जिसमें मिर्जा राजा राम सिंह, जो कि जयपुर के आमेर, जो आज जयपुर पड़ता है जहाँ पे वो आमेर किंगडम से आए थे, आमेर, वो एक बहुत बड़े मनसबदार थे। उसके अलावा मतलब इनके जो बड़े बड़े प्रमुख लीडर जो थे, प्रमुख आर्मी लीडर जो थे, वो चाहे बंगाल से आए हों, चाहे वो दिल्ली से आए हों, वो आके यहाँ पे अहोम्स के ऊपर अटैक करने की ठानते हैं कि गुवाहाटी सिटी को हम अब कैप्चर करेंगे, और फाइनली नेवी को भी भेज दिया जाता है मुगलों की तरफ से। हालांकि मुगलों की नेवी जो है वो इतनी ताकतवर होती नहीं है, वो उनका वीक लिंक होती है, लेकिन इसके बावजूद भी चारों तरफ से इन्होंने ये प्लान किया था कि अहोम किंगडम को हम घेर लेंगे, और 70,000 80,000 की आर्मी जब जाएगी तो अहोम को आराम से हरा देगी। लेकिन लचित बोरफुकान ने एक स्ट्रेटेजी बनाई। उसने स्ट्रेटेजी बना के, लचित बोरफुकान जो है बहुत पॉपुलर और बहुत ही गजब के फिगर माने जाते हैं आसामी हिस्ट्री में, और इन्होंने जिस तरह से आसाम को और उस पूरे अहोम किंगडम को प्रोटेक्ट किया अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी बहादुरी के साथ, वो काबिले तारीफ है। उसकी हम एक सेपरेट वीडियो में भी बात करेंगे, और अभी मैं आपको बता देता हूँ इसने क्या किया। लचित जी ने
इन्होंने राम सिंह को एक लेटर लिखा और कहा कि हम जो है आपके साथ एक ट्रीटी साइन करना चाहते हैं, हम ट्रीटी साइन करके हम बातचीत करेंगे, बातचीत के रास्ते ही हम सारी चीजें करेंगे। तो राम सिंह जो है, जो अपनी इतनी बड़ी आर्मी को लेके आ रहा था, उसने उस लेटर को पढ़ा, उसने सोचा कि चलो ठीक है हम करेंगे बातचीत। तो मुगल आर्मी जो है वो बातचीत का वेट कर रही थी, लेकिन उस दौरान लचित ने क्या है कि पूरी प्लानिंग तैयार करी, उसने डिफेंड करने की वो किया कि डिफेंस हमें करना है। और उन्होंने क्या किया कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, कहीं 7-8 किलोमीटर भी मिल जाएगी, कहीं पे आपको 2 किलोमीटर भी मिल जाएगी। लेकिन ये वाला जो सराय घाट वाला जो क्षेत्र है, सराय घाट में इसकी चौड़ाई सिर्फ 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के आसपास है। तो अब क्या हुआ कि इनको पता था कि हम डायरेक्टली जो है पूरी मुगल आर्मी से नहीं भिड़ सकते, पूरी मुगल आर्मी जो इतनी बड़ी आर्मी है उससे भिड़ेंगे तो हम सब मारे जाएंगे और हमारा राज्य जो है वो भी हार जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले तो नेवी को हम यहाँ पे घेर के मारते हैं, और गोरिल्ला वॉरफेयर के टैक्टिक्स से सबसे पहले जो 1 किलोमीटर वाला जो जहाँ पे चौड़ाई बहुत कम है वहां पे नेवी को ब्लॉकेड करते हैं और तीनों तरफ से नेवी पे अटैक करते हैं, और यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 हजार मुगलों को ये मार देते हैं। उसके बाद पता चल देता है राम सिंह को कि उसने तो जो प्लानिंग करी थी उसके खिलाफ हो गई चीजें। यहाँ पे इतनी बहादुरी से लचित बोरफुकान जो है अपने लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हमें ये बैटल जीतना है, और खुद बीमार होने के बावजूद इतनी स्थिति खराब हो जाती है, बीमार हो जाते हैं कि इनको डॉक्टर ने मना किया होता है कि आप बैटलफील्ड में मत जाइए, लेकिन फिर भी जाते हैं, कहते हैं मेरे राज्य के लिए मेरी जो जिम्मेदारी है वो मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से नेवी को ब्लॉकेड करके और पूरी तरह से इस सराय घाट के क्षेत्र में अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी करेजियस ब्रिलियंस की वजह से, टैक्टिकल ब्रिलियंस की वजह से लचित बोरफुकान ने मुगलों की इतनी बड़ी सेना को हरा दिया, और वहां से मुगलों को हार का सामना करके वापस जाना पड़ा, बहुत ही लज्जित होकर जाना पड़ा कि इतनी बड़ी आर्मी को भेजा है, 6 महीने दिल्ली से आके यहाँ पे पहुंचने में लगा है, आसाम तक पहुंचे हैं, उन्होंने सोचा कि आसाम को तो अब जीत के ही आएंगे, सब कुछ कैप्चर करके आ जाएंगे, इतना इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगा, इतनी बड़ी आर्मी यहाँ गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो अहोम्स का सामना नहीं कर पाए। और अहोम का सामना ना करने का एक और बड़ा ये रीजन भी था कि यहाँ पे ये गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में पहाड़ी रीजन में जानते थे, अपने क्षेत्र को जानते थे हम लोग, इन्होंने घेर घेर के कई लोगों को, मुगलों को मारा। और उसके बाद धीरे धीरे क्या है कि स्थिति दूसरी तरफ से, ये वो समय था जब शिवाजी भी एक्टिव थे, शिवाजी भी उधर नाक में दम कर रहे थे औरंगजेब के, तो औरंगजेब को अपनी कुछ सेना को वापस बुलाना पड़ा। धीरे धीरे करके यहाँ से राम सिंह और ये सब निकल गए, और अहोम किंगडम जो है वो मुगलों के कंट्रोल में नहीं आ पाया। तो ये एक सिग्निफिकेंट डिफीट थी इंडिया के इतिहास में कि इंडिया के अंदर मुगल इस तरह से हार सकते हैं। ये सब चीजें हुई। एक बार फिर कोशिश करी मुगलों ने, उसके बाद कोशिश तो उन्होंने कंटिन्यू करी है, कई सारे बैटल हुए हैं, मैंने जैसे कहा कि 17-18 बैटल हुए, लेकिन एक और बैटल हुआ था फेमस बैटल, लास्ट सिग्निफिकेंट बैटल इसको कहा जाता है मुगलों और अहोम्स के बीच में, बैटल ऑफ इताकुली। इताकुली का जो बैटल है वो 1682 में हुआ, 1682 में हुआ, और उस समय भी मीर जुमला आया था, मीर जुमला सेकंड जो है, जो कि उस समय यहाँ पे बंगाल में ही था, तो उसने वो आया, गुवाहाटी पे जाके अटैक किया। उस समय टोन खाम नाम का एक व्यक्ति जो है वो होम फोर्स को लीड कर रहा था, इसने गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स के और वही पुराने जो टैक्टिक्स थे जो कि लचित ने इनको सिखाए थे, उनका इस्तेमाल करके बार बार सरप्राइज अटैक कर करके हिट एंड रन टैक्टिक्स को अपनाया, गुरिल्ला वॉरफेयर से मुगल आर्मी को यहाँ पे परेशान किया, और फिर बार बार क्या है कि मुगल आर्मी को यहाँ पे मुंह की खानी पड़ी, और फाइनली इस लड़ाई के अंदर भी मुगलों की हार हुई और वो किसी भी क्षेत्र को अपने कंट्रोल में नहीं ले पाए। ऐसा नहीं है कि मुगल हर बार ही हर बैटल में हारे हैं, जैसे सराय घाट के एक बैटल में एक और बीच में बैटल हुआ जिसमें तकरीबन 10,000 के आसपास अहोम सोल्जर्स मारे गए और अहोम्स को ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन अल्टीमेटली क्षेत्र के ऊपर कंट्रोल करना और एक कंट्रोल लंबे समय के लिए करना, ये मुगलों के लिए यहाँ पे सफलता उनको हासिल हुई नहीं। एक बार गुवाहाटी को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था, एक बार और किसी क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया था, लेकिन अल्टीमेटली मुगल जो है इस क्षेत्र में आके अपने रूल को परमानेंटली स्टैब्लिश नहीं कर पाए और यहाँ के राजा को उसके पद से बर्खास्त नहीं कर पाए, कभी भी ये करने में उनको सफलता हासिल नहीं हुई। और फाइनली फिर इस बैटल के बाद 1682 के बाद औरंगजेब ने तय किया कि वो अब अहोम्स की तरफ और इन्वेजन्स नहीं करेगा। उसको लगा कि बहुत बार बैटल कर दी, बहुत बार लड़ाइयाँ लड़ ली, लेकिन अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई, तो उन्होंने ये चीजें करनी बंद कर दी। और उसके बाद आप जानते हैं कि और कोई बड़ा उनको खतरा नहीं लग रहा था, खतरा तो आ रहा था, लेकिन एक लंबे अरसे तक अहोम किंगडम ने मुगलों के सामने अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखा।
लेकिन बाद में चीजें ये हुई कि जहां से ये आए थे वहां एक और साम्राज्य चल रहा था, वो बर्मीज किंगडम। उसने इनके जो है डिक्लाइन में एक महत्वपूर्ण रोल जो है निभाया। डिक्लाइन कब हुआ? डिक्लाइन के देखिए कई कारण हैं। एक सिर्फ ये नहीं कि बर्मा ने इन्वेजन कर दिया और इन्वेजन की वजह से वो उसको डिफेंड नहीं कर सकते थे, बर्मा मुगलों से ज्यादा ताकतवर था, ऐसा कुछ नहीं है उस दौर में। लेकिन बाद में ये जो डायनेस्टी थी अहोम किंगडम की, अहोम डायनेस्टी, इसमें भी सक्सेशन वॉर होने लगे कि आगे आगे राजा कौन बनेगा। राजाओं के बीच में मतलब भाइयों के बीच में कलेश होना, ये सब चीजें हो गई, जिसकी वजह से यहाँ की जो लीडरशिप है उसमें कुछ फ्रीक्वेंट चेंजेस आई, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गई, और इनस्टेबिलिटी की वजह से जो सेंट्रल पावर है, अथॉरिटी है, वो वीक हो गई। वीक होने की वजह से जो नेबरिंग किंगडम थे और जो आसपास के एक्सटर्नल फोर्सेस थी, उसने इसके ऊपर बार बार अटैक तो मुगलों ने भी किया, लेकिन मुगलों तक स्थिति ठीक थी, मुगलों को तो डिफेंड कर दिया। दूसरी तरफ बर्मा ने अटैक किया, तो मुगलों से प्रोटेक्ट अपने आप को कर पाए, लेकिन बर्मा जो है, जो इनके साथ बाउंड्री शेयर करता था, इनकी जो ईस्टर्न बाउंड्री है उसके साथ शेयर होती थी, और बर्मा को कहीं दूर से भी नहीं आना पड़ता था मुगलों की तरह, कि मुगलों की आर्मी दिल्ली से आ रही है, आगरा से आ रही है, इधर से आ रही है, उनको यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसका पता नहीं है। लेकिन बर्मा को इनकी भौगोलिक स्थिति का भी पता था और इनके करीब भी था। तो बर्मा की पावरफुल आर्मी ने 18वीं शताब्दी में कई सारे अटैक किए। उसके बाद जो है बर्मा से ये अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और उस लड़ाइयों में हार गए। 1817 में से लेके 1826 के बीच में बर्मा ने आसाम के ऊपर कई सारे इन्वेजन किए, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आसाम रीजन जो है, जो अहोम किंगडम का था हिस्सा, वो बर्मा के अधीन आ गया और बर्मा का एक तरह से वैसाल स्टेट बन गया। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, ये बर्मा था, काफी बड़ा किंगडम दिख रहा है ना आपको बर्मा का। और ये आसाम वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे अहोम अंपायर था, और इस दौर में ब्रिटिश इंडिया भी बन चुका था। 1817 की बात कर रहा हूँ, ब्रिटिशर्स ने जो है वो अपना कंट्रोल कर लिया था। स्पेशली बात करें हमारे उस क्षेत्र की जहाँ पे आज का बंगाल और बांग्लादेश है, वहाँ पे इनका कंट्रोल हो चुका था। ब्रिटिश अंपायर जो है वो राइज के ऊपर था, और दूसरी तरफ वो मुगल अंपायर अपने ढलान की तरफ था, अपने डिक्लाइन की तरफ था। तो उस समय बर्मा ने फायदा उठा के आसाम को कंट्रोल में ले लिया। आसाम जो है वो इसका वैसाल बन गया। लेकिन फाइनली उसके बाद ब्रिटिश और बर्मा के बीच में भी लड़ाइयाँ हुई। ब्रिटिश अंपायर उस समय ब्रिटिश इंडिया में, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जिस क्षेत्र में था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये बर्मा के अंपायर के बीच में लड़ाई हुई, जिसको एंग्लो बर्मीज वॉर कहते हैं। 2 वॉर हुए थे ये। इसमें फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, बर्मा अंपायर हार गया। तो एक ट्रीटी ऑफ यानडोबा हुई थी। यानडोबा की ट्रीटी में 1826 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसाम को बर्मा से ले लिया, और आसाम जो है वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया। ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बनने के बाद जब ब्रिटिशर्स भारत से छोड़ के गए तो वो आसाम भारत का पार्ट बन गया। तो ये आसाम वाला जो क्षेत्र है ये किसी समय पे अहोम किंगडम का पार्ट हुआ करता था, और ये अहोम किंगडम जो है वो पूरी तरह से इस दौर में आते आते 1826 में पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वो अहोम डायनेस्टी यहाँ से पूरी तरह से सत्ता से बेदखल हो चुकी थी। लेकिन इस अहोम डायनेस्टी की लिगेसी है, इस अहोम किंगडम की बड़ी लिगेसी है, स्पेशली इनके इस पूरे रीजन में जो कल्चर है, सोसाइटी है, इनकी हिस्ट्री में आज भी लोग जो है इस अहोम किंगडम को सेलिब्रेट करते हैं कि हमारा एक ऐसा किंगडम था, हम उसको मानते हैं। काफ़ी रेस्पेक्ट मिलती है उनके राजाओं को, उनके कंट्रीब्यूशन को, चाहे वो कल्चरल लेवल पे हो, चाहे इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो। उनकी एक बड़ी हेरिटेज है, एक विरासत है, जिसका उन्होंने महत्वपूर्ण रोल उन्होंने अदा किया है। चाहे वो बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाने में हो, चाहे लिटरेचर वर्क में हो, चाहे आसाम की जो लैंग्वेज है उसकी लिपि को डिफाइन करने में हो, ये सब चीज़ें इन्होंने करी हैं। रिलीजियस प्रैक्टिस जो है इस क्षेत्र के अंदर, और एथनिसिटी जो है उसको भी उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा। काफ़ी रिलीजियसली टॉलरेंट थे इसके राजा, और पैट्रोनाइज करते थे वर्शिप को, ट्रेडिशनल गॉड्स गॉडेस को। जो भी लोग यहाँ पे पहले से मानते थे उनको वो भी मानने लग गए थे, और यहाँ के कल्चर के साथ वो असिमिलेटेड हो गए। बुद्धिज्म का भी स्प्रेड हुआ उस दौर में इस क्षेत्र में, ऐसी बात नहीं है, बुद्धिज्म भी हुआ। और भूटान का क्षेत्र, और आप जानते हैं तिब्बत का क्षेत्र हो, ये सब चीज़ें, चाइना बॉर्डर, ये सब चीज़ें लगती थी उस क्षेत्र में। तो इस वजह से जो है ये बुद्धिज्म का भी यहाँ पे प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। और इनके जो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स थे, जो कि इनके लिए वो पूरी दुनिया के लिए नए तो नहीं थे कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन उनसे एक पता चल रहा है, और इन्होंने जिस तरह से टैक्टिकली हैंडल किया मुगल इन्वेजन्स को, वो बड़ा कमाल का है। जिससे ये समझ में आता है कि एक ताकतवर, कितना भी ताकतवर साम्राज्य क्यों ना हो, उसके सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। आप अपनी शाम दाम दंड भेद नीति के अपनाएं और अपने क्षेत्र में उसको
अपने आप को कैसे डिफेंड करें वो इन्होंने लोगों को सिखाया, ना केवल आसाम के क्षेत्र में बल्कि बाकियों के लिए भी ये एग्जाम्पल बने कि कैसे ये मुगलों के सामने, इन्होंने इतने ताकतवर साम्राज्य के सामने भी घुटने नहीं टेके। तो ये इनकी बड़ी लेगेसी है। उसके अलावा लचित बोरफुकान, जो कि इनके बहुत ताकतवर, बहुत ही सेलिब्रेटेड मिलिट्री जनरल कमांडर माने जाते हैं, लीजेंडरी माने जाते हैं, उनके नाम पे एक अवार्ड की घोषणा हुई थी, लचित अवार्ड जिसको कहा जाता है। एक प्रेस्टिजियस ये मिलिट्री अवार्ड है। और जिस तरह से उन्होंने बैटल ऑफ सराय घाट में अपने आप को, अपने किंगडम को प्रोटेक्ट किया था मुगलों के इन्वेजन से, इतने बड़े इन्वेजन से, वो उनको एक सम्मान देने के लिए अवार्ड दिया गया कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के अंदर जो भी लोग हैं, मिलिट्री के हैं, इंडियन आर्मी के अंदर जितने भी लोग हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाए जो कि अपने देश को प्रोटेक्ट करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जिस तरह से वो वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कैसे बहादुरी से लड़ते हैं, इन चीज़ों के लिए सबसे पहले 1997 में आसाम की सरकार ने शुरुआत की थी इस अवार्ड की, लेकिन इसके बाद अब इंडियन गवर्नमेंट भी इसको देती है। और पहले ये सिर्फ मिलिट्री के लिए होता था, लेकिन अब सिविलियन पर्सनल्स के लिए भी होता है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी में किसी रीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2020 में ये अवार्ड विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को मिला। अभिनंदन जी को तो आप जानते हैं, अभिनंदन जो पाकिस्तान में आप जानते हैं कि इनका जो वो हुआ था, एरियल कॉम्बैट हुआ था फरवरी 2019 में, जिनमें इनका जो है विमान जो है गिर गया था पाकिस्तान में, फिर भारत इनको वापस वहां से लेके आया था। तो वो विंग कमांडर इनको मिला, इनका कंट्रीब्यूशन के लिए, जिस तरह से इन्होंने अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये है। और लचित बोरफुकान की जो लेगेसी है उसको लोग भी काफी सेलिब्रेट करते हैं, काफी मानते हैं कि एक हमारा ऐसा योद्धा था जिसने हमारी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिसने हमारी आबरू को बचाया। क्योंकि मुगल आर्मी अगर उस समय वो बैटल जीत जाती तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा जो आम जनता है उसके साथ भी बहुत बड़ी हिंसा हो सकती थी और बहुत नरसंहार हो सकता था। तो उससे बोरफुकान ने कैसे अपने राज्य को प्रोटेक्ट किया, अपनी जमीन को प्रोटेक्ट किया, वो काबिल तारीफ है। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन रहा, ये इनका लेगेसी रही है इस साम्राज्य की, इस किंगडम की। छोटा किंगडम था लेकिन फिर भी एक कमाल की लेगेसी इनकी है। तो होपफुली आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा, जहां पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही आप मुझसे चैट सेक्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप प्रीमियम कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस में। इनकी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, इनसे रिलेटेड आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे। टेस्ट देंगे तो आपको अपना आकलन करने में मदद मिलेगी कि आपको जितना आपने सीखा है उसमें आपको कितना आता है, तो वो जरूर दीजिएगा। सो सक्सेस प्लस एकेडमी के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।